So basically limitation act is important and more than the provisions the schedule is important. आप लोगों ने जिस भी स्टेट के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोगों ने पीवाईक्यूज देखे होंगे. हमेशा लिमिटेशन एक्ट में से जो क्वेश्चंस आते हैं 80% क्वेश्चंस जो होते हैं आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो स्केड्यूल में से आते हैं प्रीलिम्स में, नॉट इन मेंस. मेंस में ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स में सबसे इंपॉर्टेंट है इसका स्केड्यूल. स्केड्यूल में किस कॉज ऑफ एक्शन का क्या टाइम पीरियड है, आर्टिकल नंबर्स, इन पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, जो लिमिटेशन एक्ट के बाद स्केड्यूल अटैच्ड है उसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. इसके अलावा प्रीलिम्स में अगर आप देखोगे पीवाईक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चंस डेफिनेशन क्लॉज में से आते हैं. सो लिमिटेशन एक्ट का डेफिनेशन क्लॉज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, स्पेसिफिकली क्लॉज नंबर्स. क्लॉज ए बी सी डी जो है उसके अल्फाबेट्स याद करना जरूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स में मल्टीपल टाइम्स वहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ऑल राइट, अदर देन दैट प्रोविजंस तो हैं जो हमें पढ़ने भी हैं. ऑल राइट, क्लियर है? सो नाउ लेट्स फॉर्मली स्टार्ट विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. बेसिकली व्हाट इज लिमिटेशन एक्ट? सो इट बेसिकली पुट्स अ टाइमलाइन. ये लिटिगेशन पे एक टाइमलाइन ऐड कर देता है ताकि लिटिगेशन या किसी भी डिस्प्यूट को हम इनडिफाइनाइट पीरियड तक स्ट्रेच ना करें. अच्छा, व्हाट डू यू नो अबाउट कॉज ऑफ एक्शन? कभी ये टर्म सुना है कॉज ऑफ एक्शन? क्या होता है कॉज ऑफ एक्शन? वायलेशन ऑफ सिविल लीगल राइट. यस, सिविल राइट और लीगल राइट आर दोज राइट्स विच आर गिवन अंडर एनी लॉ. जब आपको किसी लॉ ने कोई राइट प्रोवाइड किया है तो उस राइट को क्या बोला जाता है? लीगल राइट. सिविल लॉ में किया गया है सिविल लीगल राइट. जैसे ही एक सिविल लीगल राइट प्रोवाइड किया जाता है वैसे ही स्कोप हो जाता है कि उसका वायलेशन भी होगा. ऐसा तो नहीं है ना मुझे एक राइट मिल गया है तो उसको कोई वायलेट नहीं करेगा. हमने पढ़ा है यूबीजस इबी रेमीडियम. यूबीजस इबी रेमीडियम पता है हमें क्या होता है? वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. लेकिन इसके बीच का तो हम कभी सोचते ही नहीं है. राइट के साथ रेमेडी क्यों होगी? बिकॉज राइट का वायलेशन होगा. वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. व्हाई अ राइट इज बेसिकली इक्वेटेड विद अ रेमेडी. कि भाई अगर किसी राइट के लिए रेमेडी नहीं दी गई है देन दैट राइट इज पर्पसलेस, इज यूजलेस. व्हाई? बिकॉज व्हेनेवर देयर इज अ राइट देयर आर चांसेस ऑफ वायलेशन ऑफ द राइट. जब राइट दिया गया है तो राइट वायलेट भी तो होगा ना. और जब राइट वायलेट होगा उसी वायलेशन के एनफोर्समेंट के लिए जो रेमेडी दी जाती है, इसी रीजन से हम बोलते हैं यूबीजस इबी रेमीडियम. वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. Because wherever there is a right, there is a violation of right. And whenever there is a violation of a civil legal right, the cause of action arise. उसी cause of action के अंडर तो हम remedy claim करते हैं ना. जब मैंने किसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया तो उस कॉन्ट्रैक्ट से मुझे कुछ सिविल लीगल राइट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स कॉन्फर किए गए. बट दी अदर पार्टी ब्रीच्ड द कॉन्ट्रैक्ट. अदर पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया. दैट मीन्स मेरा सिविल राइट, मेरे लीगल राइट, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट जो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्रिएट किए गए थे उसका वायलेशन हुआ है. और जब भी किसी का राइट वायलेट होता है देयर इज अ रेमेडी. क्यों? क्योंकि जैसे ही मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल राइट वायलेट हुआ बाय the breach which is committed by the opposite party, मेरे पास एक cause of action आ गया. Now I have the cause, the reason to take an action against that opposite party जिसने breach किया. उसी को बोला जाता है cause of action. और अपने cause of action को execute करने के लिए I will be claiming remedy.
इसीलिए बोला जाता है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, और इसी मैक्सिम से आता है कॉज ऑफ एक्शन. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, इट इज द सेंटर ऑफ द एंटायर लिमिटेशन एक्ट. ये पूरा लिमिटेशन एक्ट किस पे बेस्ड है? कॉज ऑफ एक्शन पे. क्योंकि जब हम इसका स्केड्यूल पढ़ते हैं तो इसके स्केड्यूल में जो डिफरेंट पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिए गए हैं वो किसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं? कॉजेस ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग. कि अगर कॉज ऑफ एक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है तो ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन होगा. कॉज ऑफ एक्शन अगर डिक्लेरेटरी डिक्री से रिलेटेड है ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन होगा. अगर डिस्पोजेशन फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, दिस इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन. सो द बाइफिकेशन और द क्लासिफिकेशन उस शेड्यूल के अंदर इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, बिकॉज लिमिटेशन एक्ट इज इनकम्प्लीट विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन. इसीलिए कॉज ऑफ एक्शन पता होना बहुत जरूरी है. और कॉज ऑफ एक्शन का मतलब जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इट मींस सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिविल लीगल राइट, देन वायलेशन ऑफ अ सिविल लीगल राइट, then because of that violation the cause of action will arise of the aggrieved party जिसका right violate हुआ है, उसका cause of action. cause मतलब reason. मेरा right violate हुआ, मेरे पास reason आ चुका है कि मैं सामने वाले person के against एक action initiate कर सकती हूं, और वो action को हम क्या बोलते हैं? claiming remedy. एक्शन क्या होता है? अब अगर मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल राइट वायलेट हुआ है, सामने वाले पर्सन ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मेरे पास कॉज ऑफ एक्शन आ गया, एंड नाउ आई हैव द रीजन टू sue that person for damages for breach of contract. So now I have the reason because my right is violated, जिससे मुझे एक रीजन मिला कि मैं उस ऑपोजिट पार्टी के अगेंस्ट एक एक्शन ले सकती हूं. दैट एक्शन और दैट रेमेडी इज suit for damages for breach of contract. इसीलिए बोला जाता है ubi jus ibi remedium, where there is a right there is a remedy. और जब हमने डिस्कस किया कॉज ऑफ एक्शन कैसे अराइज होता है, और जब भी कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, चाहे एक कॉज ऑफ एक्शन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हुआ, किसी पर्सन के अगेंस्ट टॉर्ट कमिट हुआ है तो उसका भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, किसी पर्सन को उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में से डिस्पोजेस कर दिया गया, उसका भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया. अब ये सारे कॉज ऑफ एक्शन अलग अलग है या नहीं है? और हर कॉज ऑफ एक्शन की रेमेडी अलग अलग है. तो हम सबके लिए एक कॉमन यूनिफॉर्म लिमिटेशन पीरियड फिक्स कर सकते हैं क्या? नो. इसीलिए जो स्केड्यूल आप पढ़ते हो उसमें टोटल कितने आर्टिकल्स दिए गए हैं? 137 articles are given which provides period of limitation for various causes of action in suits, appeals and applications. लिमिटेशन एक्ट में सूट्स के, अपील्स के और एप्लीकेशंस के, तीनों के कॉजेज ऑफ एक्शन के जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन होते हैं वो दिए गए हैं इन द स्केड्यूल in the form of 137 articles. क्योंकि अभी हमने देखा हर एक का अलग अलग राइट वायलेट हुआ है, अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है. देयर कैन नॉट बी अ यूनिफॉर्म पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर ऑल ऑफ देम, इसीलिए अलग अलग है. अब जब बात आती है पीरियड ऑफ लिमिटेशन, अभी हमने ये तो देख लिया पीरियड ऑफ लिमिटेशन हमेशा किसके लिए होता है? कॉज ऑफ एक्शन के लिए. कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? वायलेशन ऑफ राइट, यूबी जस एबी रेमेडियम. कॉज ऑफ एक्शन के लिए हमेशा, हर कॉज ऑफ एक्शन के लिए एक फिक्स पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं हो सकता है. नेक्स्ट फैक्ट जो हम देखेंगे, ये जरूरत क्या है? व्हाई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, ठीक है, ये समझ आ गया कि हर कॉज ऑफ एक्शन के लिए हम सेम पीरियड ऑफ लिमिटेशन फिक्स नहीं कर सकते, हमें हर कॉज ऑफ एक्शन के लिए अलग अलग पीरियड ऑफ लिमिटेशन ही देना पड़ेगा, बिकॉज सब में अलग अलग राइट्स वायलेट हुए हैं. तो हर एक राइट की डिमांड अलग अलग होती है, हर एक राइट के एनफोर्समेंट की रेमेडी अलग अलग है, तो कॉज ऑफ एक्शन का पीरियड ऑफ लिमिटेशन अलग अलग है. बट एट द फर्स्ट प्लेस जरूरत ही क्या है? लिमिटेशन एक्ट में हम
पहले तो इसकी जरूरत ही क्या है किसी भी कॉज ऑफ एक्शन के लिए, चाहे अलग अलग ही सही, फिक्स करने की रिक्वायरमेंट ही क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू फिक्स पीरियड ऑफ लिमिटेशन? क्यों हम ऐसे नहीं बोल सकते अच्छा आज मेरा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, मेरी मर्जी है, आज से 20 साल के बाद, आज से 10 साल के बाद मैं सूट फाइल करूंगी. व्हाई आई हैव टू फॉलो द लिमिटेशन एक्ट? व्हाई? व्हाट डू यू थिंक इज द पर्पस? टू एक्सपीडाइट द प्रोसेस. ओके, सबसे फॉरमोस्ट पर्पस यही होता है, टू एक्सपीडाइट द प्रोसेस. मतलब अगर हम कॉज ऑफ एक्शन का पीरियड ऑफ लिमिटेशन फिक्स नहीं करेंगे कि भाई अगर आपके साथ एक माइनर सा टॉर्ट ही हुआ है, उसमें आप 10 साल के बाद अगर सूट फाइल कर रहे हो, अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं होते तो कभी भी कर सकते होते, आप कभी भी सूट फाइल कर सकते हो. आज कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो होगा नहीं, तो इस सिचुएशन में आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 5 महीने के बाद, कभी भी अपनी मर्जी से आप सूट फाइल करते. दैट वुड हैव बीन अ डिले ऑफ जस्टिस. और हमने पढ़ा है जस्टिस डिलेड इज justice denied. So it would have created a delay in the procedure. अगर हम period of limitation set नहीं करेंगे तो उससे the other party will always be in a dilemma, in a confusion that anytime उसके against suit file किया जा सकता है. So एक anxiety cost raise हो जाती है other party की. Lack of evidences, yes. कॉज ऑफ एक्शन जब तक फ्रेश होता है तब तक, जैसे मैंने अभी भी बोला, कॉज ऑफ एक्शन जब तक फ्रेश होता है उसको प्रूव करना इज वेरी इजी. बट जितना ज्यादा टाइम पास होता जाता है उतना ही कॉज ऑफ एक्शन क्या हो जाता है? स्टेल होता जाता है. व्हाट इज स्टेल? स्टेल मीन्स होता है ना स्टेल फूड. स्टेल फूड मीन्स रॉटन, खराब हो जाना. जितना ज्यादा टाइम पास होता जाएगा कॉज ऑफ एक्शन उतना ही ज्यादा ओल्ड होता जाएगा, उतना ही ज्यादा स्टेल होता जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट इट माइट बी डिफिकल्ट टू प्रूव दैट कॉज ऑफ एक्शन. बिकॉज द फ्रेशनेस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, जब डिस्प्यूट फ्रेश होता है तो एविडेंसेस भी फ्रेश होते हैं. क्योंकि आप खुद सोचो जितना ज्यादा हम डिले करेंगे, मोर आर दी चांसेस ऑफ fabrication and destruction of the evidences. जितना ज्यादा हम डिले करेंगे उस बीच में हो सकता है एविडेंसेस को फैब्रिकेट कर दिया जाए, एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए. तो जब एविडेंसेस ही नहीं होंगे देन इट विल लीड टू डिफिकल्टी ऑफ प्रूविंग द कॉज ऑफ एक्शन. इसीलिए फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन इज ऑलवेज इजियर टू प्रूव रादर देन अ स्टेल कॉज ऑफ एक्शन. ऑल राइट, अदर देन दैट और क्या हो सकता है? अगर हम लिमिटेशन पीरियड फिक्स नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट है, ए बोल रहा है ये प्रॉपर्टी मेरी है, बी बोल रहा है ये प्रॉपर्टी मेरी है. नाउ देयर हैज टू बी अ सूट फॉर डिक्लेरेशन व्हिच इज टू बी फाइल्ड. डिक्लेरेशन का सूट फाइल करना है ताकि ये डिक्लेयर हो जाए, ये एसर्टेन हो जाए कि एक्चुअली हु इज एंटाइटल्ड टू सच प्रॉपर्टी. अब उसके लिए एक डिक्लेरेटरी डिक्री के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन हमें 3 साल का दिया गया है. लेकिन अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं होता तो अपनी मर्जी से मैं 10 साल में भी सूट फाइल कर सकती हूं. तो उससे क्या होगा? उससे द अनसर्टेनिटी ऑफ द रिलेशंस ऑफ द पार्टीज विल इंक्रीज. जितना ज्यादा हम सूट फाइल करने में डिले करेंगे उतना ही लेट होगा पार्टीज के रिलेशनशिप्स में सर्टेनिटी आने में. होता है ना सूट, ये भी होता है वेदर सच पर्सन इज अ पार्टनर और नॉट. तो ये सूट भी अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर 3 साल में फाइल करना है, सूट फाइल करना है और आप नहीं करते हो, अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं होता, 10 साल के बाद आप सूट फाइल कर रहे हो, 10 साल तक ये क्वेश्चन ही अनसर्टेन रह गया, ये डिस्प्यूट या रिलेशनशिप ही अनसर्टेन रह जाएगा. और अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड है कि भाई इसका टाइटल है प्रॉपर्टी पे या इसका टाइटल है प्रॉपर्टी पे, तो उससे पार्टीज के रिलेशनशिप में तो अनसर्टेनिटी रहेगी, उसी के साथ साथ इट मे लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑल्सो. क्योंकि जब ये फिक्स ही नहीं है दैट एक्चुअली हु हैज द एंटाइटलमेंट टू द प्रॉपर्टी, तो जब तक एंटाइटलमेंट फिक्स नहीं हो जाता तब तक उस प्रॉपर्टी को मेंटेन
रिपेयर, इंप्रूव करने की ड्यूटी किसकी है, ये भी तो अनसर्टेन है, तो उससे प्रॉपर्टी भी डेप्रिशिएट होगी, द सब्जेक्ट मैटर विल गेट डेप्रिशिएटेड। तो जितना ज्यादा कॉज ऑफ एक्शन स्टेल होता जाएगा उतने ही ज्यादा क्या होते जाएंगे, चांसेस बढ़ जाएंगे कि कॉज ऑफ एक्शन प्रूव नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंसेस, बिकॉज ऑफ नॉन फ्रेशमेंट ऑफ द फ्रेशनेस ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन। जब डिस्प्यूट फ्रेश होता है इट इज इजियर टू बी प्रूव्ड। उसके बाद बिकॉज ऑफ मे बी लैक ऑफ मेमोरी, विटनेसेस की मेमोरी में वो फ्रेश नहीं रहेगा, सो उतनी रिलायबिलिटी नहीं रहेगी, एविडेंसेस का फैब्रिकेशन हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकता है, ऑल राइट, सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकते हैं, ऑल राइट। अब मेंटेनेंस का सूट है, इतने टाइम में फाइल करना है, अब आपको इतने ही टाइम में फाइल करना है ना, क्योंकि अगर आपने डिले किया उसके बाद तो सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएंगे कि जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज किया गया था, जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था तब द वाइफ वाज अनएम्प्लॉयड बट बाद में शी गॉट एम्प्लॉयमेंट, तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, तो उस पर भी तो डिपेंड करेगा। इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको बताया पार्टीज के अपने रिलेशनशिप्स भी अनसर्टेन रहते अगर हम फिक्स्ड पीरियड नहीं रखते इसके अंदर। कभी भी कोई भी सूट कर रहा है तब तक सर्टेनिटी नहीं है कि ये लोग आपस में पार्टनर्स हैं या नहीं है, these persons there is a lawful guardianship or not, or whatever may be the dispute, उसमें uncertainty रह जाएगी। if it is related to the property it may lead to destruction of the property also, all right। इसके अलावा हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम भी पढ़ते हैं that there has to be an end to the litigation, होता है जिसपे बेस्ड है the concept of res judicata, पढ़ा है आप लोगों ने, उसी पे बेस्ड है, देयर हैज टू बी एन एंड टू द लिटिगेशन। वैसे ही अगर एक कॉज ऑफ एक्शन आज अराइज हुआ है सो द प्रॉपर्टी रिक्वायर्स दैट इट हैज टू बी एंडेड एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में। अगर हमने कॉज ऑफ एक्शन ही फिक्स नहीं किया होता तो कभी भी हम सूट फाइल कर रहे हैं, उसके बाद जो केस चलेगा वो चलेगा, सो इट विल बी अ नेवर एंडिंग प्रोसीजर। So there has to be, because propriety requires that there has to be an end to the litigation. इन सब पर्पसेस की वजह से हम ये एक्ट पढ़ते हैं, लिमिटेशन एक्ट। ये एक्ट जो फाइनली 1963 में इनैक्ट किया गया, इसके पहले देयर वर वेरियस लॉज ऑफ लिमिटेशन जिन सबको इस एक्ट ने रिप्लेस किया। क्यों? क्योंकि जितने भी लॉज ऑफ लिमिटेशन इसके पहले थे, चाहे वो 77 वाला हो, 1908 वाला हो, उन सब में देयर वर सर्टेन लैक्यूना। लॉ कमीशन ने वेरियस रिकमेंडेशंस दिए, उन सभी रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए फाइनली हमने लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 क्रिएट किया।